गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेन किलर्स लेने के वजह से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और किस तरह के पेशेंट को पेन किलर की दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई भी किडनी की बीमारी है, जैसे कि AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या फिर जिसको कि हम CKD बोलते हैं, इस तरह के पेशेंट जो मोस्टली डायलिसिस के ऊपर जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है बार बार, तो इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं उनको पेन किलर की दवाई, जिसको कि हम NSAIDs जैसे भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इस तरह के NSAIDs वाली दवाई उस पेशेंट को जिसको किडनी की बीमारी है उसको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक इस तरह के पेन किलर की दवाई लेने की वजह से उस पेशेंट की किडनी और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और इसकी वजह से उस पेशेंट में डायलिसिस की ज़रूरत बार बार भी पड़ सकती है। तो मोस्टली किडनी के पेशेंट ने पेन किलर्स नहीं लेना है और अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप पैरासीटामोल सेफली ले सकते हो, वो भी आपके जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है या भी जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनके सलाह से आप ये दवाई ले सकते हो। इसके बाद अगर किसी भी पेशेंट में लीवर की कोई बीमारी है या फिर लीवर सिरोसिस है तो फिर उस पेशेंट को भी पेन किलर की दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स में बहुत मोस्टली NSAIDs या फिर ओपियोइड्स इस तरह की जो दवाइयाँ होती है उनका मेटाबोलाइज होने का काम या फिर उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें लीवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स को एक्सक्रीट करने में, मतलब हमारे बॉडी से काम होने के बाद बाहर निकलने में भी लीवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए अगर किसी भी पेशेंट में लीवर की कोई बीमारी है तो उसके वजह से उस पेशेंट के बॉडी के अंदर इस NSAIDs का या फिर इन पेन किलर्स का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकते हैं और इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है किडनी के ऊपर। तो इसलिए जिस भी पेशेंट को लीवर की बीमारी है, लीवर ख़राब है या फिर लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को भी पेन किलर्स की दवाई डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर, मतलब जिसको कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसे बोलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उस प्रेग्नेंट फीमेल को कोई भी पेन किलर की दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फीमेल मोस्टली पैरासीटामोल जैसी दवाई ले सकती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो ज़रूर से आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पेट के अंदर जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अंदर अगर आप बार बार पेन किलर्स लेते हो तो उसकी वजह से उस बेबी के ग्रोथ के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्टली पेन किलर्स को अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर किसी भी पेशेंट को पेन किलर की दवाई लेने के बाद बॉडी के ऊपर रैश आती है, बॉडी के ऊपर खुजली जैसे होने लगती है, बॉडी के ऊपर या फिर चेहरे के ऊपर स्वेलिंग आती है, तो इस तरह के पेशेंट को भी पेन किलर की दवाई जितनी हो सके उतनी अवॉइड करनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कभी भी पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़े तो फिर आपको आपके डॉक्टर के सलाह से ही पेन किलर की दवाई लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिन भी लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत है, मतलब कि सब्सटेंस अब्यूज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छी चीज़ को बुरे इंटेंशन के साथ लेना, तो इसी को हम सब्सटेंस अब्यूज़ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत जिन भी लोगों में है, खास करके ओपियोइड्स को जो लोग यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी पेन किलर्स की कोई भी दवाई डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में भी लीवर और किडनी के ऊपर और इंटेस्टाइन के ऊपर भी, खास करके स्टमक के ऊपर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जिन भी लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत है उन लोगों को पेन किलर की दवाई जितना हो सके उतना अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद अगर किसी भी पेशेंट में ब्लीडिंग की कोई बीमारी है तो उस पेशेंट में भी पेन किलर की दवाई मोस्टली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेन किलर की वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खून पतला हो सकता है और इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जिन भी लोगों को ब्लीडिंग की कोई भी बीमारी है, ब्लीडिंग जिसमें होता है, तो इस तरह की बीमारी वाले पेशेंट को भी पेन किलर की दवाई नहीं लेनी चाहिए। साथ साथ जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब जो एसिडिटी के पेशेंट है, इसके साथ साथ जिन लोगों के पेट के अंदर अल्सर बने हुए हैं, एसिडिटी की वजह से पेप्टिक अल्सर बने हुए हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को भी पेन किलर की दवाई अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। जिन भी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है, मतलब दिल की कोई भी बीमारी है, और जो लोग उसके लिए कोई भी खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं जैसे कि इकोस्प्रिन, तो इस तरह के पेशेंट्स को भी मोस्टली पेन किलर्स की दवाई अवॉइड करनी चाहिए। आइबुप्रोफेन और नाइट्रोक्सेन जैसे पेन किलर की वजह से खून पतला हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मेडिकेशंस होते हैं जो कि पेन किलर की दवाई के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक तो या उस पेन किलर का असर कम हो जाता है या फिर जो भी दवाई है उसका असर कम हो जाता है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी है जिन एंटीबायोटिक्स को अगर आप पेन किलर की दवाई के साथ लेते हो तो उसकी वजह से ना तो एंटीबायोटिक का काम ठीक से होता है और ना ही उस पेन किलर का काम ठीक से होता है। तो इस तरह के जो भी इंटरेक्ट करने वाले ड्रग्स हैं उनके साथ उस पेन किलर को नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ साथ जो भी क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, जो लोग लगातार अल्कोहल पीते हैं या फिर शराब पीते हैं और जिनको हर रोज़ शराब पीने की आदत होती है,
उन लोगों को भी पेन किलर की दवाई अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि शराब भी स्टमक को और इंटेस्टाइन को ख़राब करती है और लीवर को ख़राब करती है। इसके साथ साथ क्रॉनिक अगर आप यूज़ करते हो पेन किलर्स का, तो उसके वजह से भी लीवर और स्टमक ख़राब होते हैं। तो इसलिए जो भी क्रॉनिक अल्कोहल के पेशेंट हैं उनको जितना हो सके उतना पेन किलर की दवाई नहीं लेनी है, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपके डॉक्टर के सलाह से ही लेनी है। मोस्टली अगर आमतौर पे देखा जाए तो पेन किलर की दवाई जो कि एज ए OTC मेडिकेशन किसी भी काउंटर पे आपको मेडिकल की मिल जाएगी, तो वो दवाई अगर कोई भी हेल्दी इंसान भी लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक लगातार रोज़ रोज़ लेते रहता है, तो उसके वजह से भी उस पेशेंट के अंदर लीवर और किडनी की बीमारी, इसके साथ साथ स्टमक के प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी पेन किलर की दवाई आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा खुद के मन से नहीं लेनी है। और जिन भी मेडिकल कंडीशंस की अभी हमने यहाँ पे बात की है, उनमें से अगर कोई भी तकलीफ आपको है तो पेन किलर की दवाई आपको मेडिकल से खरीद करके नहीं लेनी। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि पेन किलर की दवाई आपको कब नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।